Good morning, everyone, and welcome to e-tutor series presented by Divandevi Higher Secondary School. Today, we are going to discuss our next chapter, Geography, Agriculture. फर्स्ट चैप्टर हमने किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. आज हम करेंगे एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी या कृषि का जो काम है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. एग्रीकल्चर एंड आवर डिपेंडेंस ओवर इट. अब अगर आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हो, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि नहीं, एग्रीकल्चर पे हम तो डिपेंड नहीं हैं. लेकिन इसका जवाब है हाँ, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम सब किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं. चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सब एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े कहाँ से आते हैं? आप बोलेंगे ये तो इंडस्ट्री से आते हैं, इंडस्ट्री बनाती हैं कपड़े. लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी जो रॉ मटेरियल है, जैसे कपड़ों को बनाने के लिए जो कॉटन वगैरह है, वो कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है. हम सब खाना खाते हैं, फूड ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं. और ऑक्यूपेशन भी अगर बात करें हमारी व्यवसाय की, तो इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है. अब कह रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने जा रहे हैं, क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में. तो एक इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं पहले कि क्या क्या सीखेंगे. ओवरऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे हम इसमें, कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग है. वर्ल्ड में तो बहुत टाइप्स की हैं, लेकिन इंडिया में कितने टाइप की फार्मिंग की जाती है वो देखेंगे. क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं वो देखेंगे. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गवर्नमेंट ने वो देखेंगे. फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पे, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. अब आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि इंडिया में कितने टाइप्स की फार्मिंग की जाती है. तो इंडिया में 3 टाइप की फार्मिंग की जाती है मेन: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. अब 1 बाई 1 हम इनको डिस्कस करेंगे. पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव, जैसे कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? परंपरागत तरीके या पुराना तरीका कोई. तो पुराना तरीका जो होगा अगर फार्मिंग का, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो पुराना तरीका, परंपरागत तरीका जिसको हम चला रहे हों आगे, तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव. जैसे पुराने तरीके में कैसे खेती बाड़ी की जाती थी? साधारण टूल्स होते थे, उनसे खेती बाड़ी की जाती थी. मानसून पर डिपेंड थे, कोई सिंचाई की व्यवस्था वगैरह नहीं थी. और बीज कोई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स नहीं थे, तो ये बीज वगैरह भी जैसे बचा के रखे जाते थे पहले कि अगली बार जब बीजेंगे तो ये बीज बीजने हैं. तो इस तरह से साधारण तरीके से खेती की जाती थी पहले जैसे. या फिर कुछ एरिया को थोड़े टाइम के लिए जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि कुछ एक एरिया को थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिसको झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है. तो इस तरह से जो है वो पुराने तरीके, यानी कि उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी, क्यों खाली छोड़ा जाता था लैंड को? ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा से, जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो दोबारा से आ जाए. इनके साधारण तरीके से जो खेती की जाती है उसको कहते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग. यानी कि इसमें जो है क्या होता है? टूल्स पुराने, मॉनसून पे डिपेंड एग्रीकल्चर, नेचुरल फर्टिलिटी जैसे जूम कल्टीवेशन. और ये कहाँ के, अच्छा फिर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया में की जाती है अभी भी इस तरह की खेती? तो हाँ, इंडिया में अभी भी इस तरह की खेती बाड़ी जो है वो की जाती है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि अगर बात करें मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड साइड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे बस्तर वगैरह में जो है वो इस तरह की खेती अभी की जाती है. अब सेकंड है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव का मीनिंग होता है कि इंटेंसिव मतलब फोकस करना किसी चीज़ पे ज़्यादा. जब हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं फार्मिंग पे, तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि हाई पॉपुलेशन की वजह से. जहाँ ये एरिया, ये खेती बाड़ी कहाँ की जाती है? जहाँ पे कि ज़मीन कम होती है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और जिस वजह से खेती जो है वो ज़्यादा की जाती है. जैसे मोर फूड फॉर देम, हाई पॉपुलेशन है तो क्या चाहिए उनके लिए? मोर फूड चाहिए, खाना चाहिए उनके लिए. अब लैंड तो लिमिटेड है, लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, लिमिटेड लैंड है. तो उस पर क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है और दबाव बन जाता है ज़मीन पे.
कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनाज उगाना है ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस मोर, अब ये क्वेश्चन इनके पास क्रिएट हो जाता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ उगाई जाए, किसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम। जैसे ये देखो, आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक एग्जांपल है टेरेस फार्मिंग के, कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो खेती के लिए बनाई जाती है ताकि वहाँ पे खेती बाड़ी की जा सके। यहाँ पे भी देखो हैंडमेड चीज़ें, एक ही लैंड का टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े हैं लैंड के, और उनमें कुछ में कुछ उगाया जा रहा है, कुछ में कुछ उगाया जा रहा है, यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए जो जो ज़रूरत होगी वहाँ पे, जो जो उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो खेती बाड़ी की जा रही है। सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, अनाज भी उगाया जा रहा है, सब कुछ एक साथ। और क्या कैसी होती है ये, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर तो प्रॉपर होती है वहाँ पे, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए ये लेबर इंटेंसिव होती है। और हैवी डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस, यानी कि अब क्या करते हैं हम, छोटा ज़मीन का टुकड़ा है तो उसमें प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा डोजेज दे देंगे खादों वगैरह के और बायोकेमिकल इनपुट्स के, या इरीगेशन वगैरह करेंगे ताकि बढ़ाने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को। वाई दैट सिचुएशन अकर, ऐसी सिचुएशन क्यों आती है जब हम हैवी डोज उसमें बायोकेमिकल के यूज़ करते हैं। एक तो है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, हमारी जो एग्रीकल्चर है या हमारे जो यहाँ इंडिया में रूल है इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस मतलब पैतृक प्रॉपर्टी जो वंशानुगत हमें मिलती है, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटे का हक होना, तो उस तरह से इनहेरिटेंस की जो इंडिया में राइट्स है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे फादर का अगर मान लो आपके दादा के अगर तीन तीन बेटे हैं, तो पहले तो दादा आपके एक थे तो उनके पास जो मान लो 30 एकड़ का खेत था, फिर अगर आपके दादा के 3 बेटे हैं तो आगे को उनको 10-10 एकड़ का आ गया, फिर आगे उनके भी 2-2 बेटे हैं तो उनको आगे 5-5 का आ गया। तो इस तरह से मतलब एक खेत जो पहले जिसके पास 30 एकड़ थी, अब आगे उनके डिवाइड होकर उनकी लैंड जो है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। और किस वजह से, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, रिड्यूस लैंड होल्डिंग, इस वजह से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं खेत के, और क्रिएटिंग इनॉर्मस प्रेशर ऑन लैंड, और इस वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है लैंड पे, किस वजह से, हाई पॉपुलेशन होने की वजह से। अब ये है आपकी थर्ड जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग, जो आपने पीछे बताया मैंने थर्ड टाइप कौन सी है, कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे देखो आप, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, मशीनों से काम किया जा रहा है, इस तरह से जो है वो प्रॉपर मशीनरी रिसोर्सेज जो है वो इनके एक बिजनेस पर्पस से जो है वो खेती बाड़ी की जा रही है। एक ही ज़मीन के टुकड़े में एक जैसी जो है वो लैंड है, एक जैसी खेती बाड़ी की जा रही है, जिस भी पर्पस से की जाए, तो ये सारा जो है वो इसमें ये देखो, अगर यहाँ की बात करें तो एक जैसा बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, बिजनेस बहुत बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं उनके होते हैं ये, और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर जो है कमर्शियली व्यापार के लिए ज़्यादातर जो है वो की जाती है। तो इंडिया की अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे वीट, पल्सीज, मिलेट्स, मेज एंड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, बनाना वगैरह जैसे, और टी कॉफ़ी की प्लांटेशन जो है वो भी इसी सेक्टर में आ जाती है, कमर्शियल क्रॉप में ही। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब नेक्स्ट हम क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे। आज मैं आपको रिटर्न वर्क कुछ नहीं भेज रही हूँ, मंडे को आपका एसएससी का टेस्ट है ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर का, तो थ्रोली पूरा चैप्टर आपने रीड करना है, इंटरनल क्वेश्चन भी पूछने हैं मैंने, शॉर्ट डेफिनेशन भी और लॉन्ग भी आ सकते हैं, सारा चैप्टर आपने अच्छे से तैयार करना है, इसलिए मैं रिटर्न वर्क भी आज नहीं दे रही हूँ आपको, कल तैयारी करोगे आप अच्छे से, मंडे को टेस्ट होगे उसके बाद मैं आपको रिटर्न भेजूँगी। थैंक यू।